इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, ही हैज मेड ऑल हिज सन्स गुड पर्सन्स। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वॉइस का, इसका आप आंसर बताएं। ही हैज मेड ऑल हिज सन्स गुड पर्सन्स। ये जो हमने क्वेश्चन लिखा ना बच्चे, इसमें ही सब्जेक्ट है, हैज मेड वर्ब है, ऑल हिज सन्स जो है ये ऑब्जेक्ट है और गुड पर्सन्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें पता है कि जब हम किसी वर्ब का पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाते समय पैसिव किसका बनता है? पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑल हिज सन्स है, गुड पर्सन्स जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। गुड पर्सन्स कोई अदर पर्सन्स नहीं है, गुड पर्सन्स ऑल हिज सन्स को कहा जा रहा है। इसका मतलब ये कि उसने अपने सारे बेटों को अच्छा इंसान बनाया, अच्छा व्यक्ति बनाया। तो वो जो गुड पर्सन्स है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसका। तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो हम केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जिसमें गुड पर्सन्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये ऑप्शन हमारा गलत। ठीक, उसके बाद में जो हैज मेड वर्ब है, इसका आप पैसिव बनाओगे तो हैज बीन मेड या हैव बीन मेड लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे जो हमने हैव बिकम लिखा है ये पैसिव वॉइस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। ऑल हिज सन्स हैव बीन मेड गुड पर्सन्स बाय द मैन, या बाय द मैन गुड पर्सन्स क्या लिखें? अब दोनों में देखोगे तो जो टोटल डिफरेंस है ना, वो बाय द मैन की पोजीशन है। एक में हमने बाय द मैन जो डूअर है उसको पहले लिखा है गुड पर्सन, एक में बाद में लिखा है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको ध्यान रखना, वो ये कि जो गुड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वर्ब के बाद लिखा जाएगा, वर्ब के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम वर्ब के बीच में और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जो बाय द मैन लिख देंगे तो इसकी गलत पोजीशन है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन आंसर। तो आंसर है डी। तो मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से समझिए बच्चे। ही सब्जेक्ट है, हैज मेड हमारी वर्ब है, ऑल हिज सन्स जो है वो ऑब्जेक्ट है और गुड पर्सन्स उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। तो एक ऑप्शन जैसा जिसमें गुड पर्सन्स को सब्जेक्ट बनाया गया वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि गुड पर्सन्स जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, उसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो वो हटा दीजिए। तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। उसके बाद में आप सी ऑप्शन में देखेंगे तो वर्ब हमने लिखी हैव बिकम। ये जो हैव बिकम वर्ब है ना, ये एक्टिव है। क्वेश्चन में लिखे गए वर्ब भी एक्टिव है, तो हमने तो इसमें वॉइस ही चेंज नहीं किया। अगर वॉइस ही नहीं चेंज किया तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ए और डी ऑप्शन जो है उनमें हमने पैसिव फॉर्म लिखी हैव बीन मेड, लेकिन दोनों में जो डूअर है उसकी पोजीशन जो है उसमें डिफरेंस है। तो हमें उस पोजीशन को समझना है कि हम बाय द मैन को गुड पर्सन से पहले लिखें या गुड पर्सन के बाद में लिखें। ठीक, अब यहां पे आप देखेंगे जो गुड पर्सन है वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। ठीक, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है, तुरंत बाद। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारी वर्ब है हैव बीन मेड, उसके तुरंत बाद में हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड पर्सन्स को लिखेंगे, ना कि बाय द मैन को। बाय द मैन जो डूअर है उसको उसके बाद लिखेंगे। तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है बच्चे,
चल नेक्स्ट देखो, हिज पेरेंट्स होप दैट ही विल सक्सीड, उसके पेरेंट्स ऐसा होप करते हैं कि वो सफल हो जाएगा। हिज पेरेंट्स होप दैट ही विल सक्सीड, हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट हो गया, होप वर्ब हो गई, दैट ही विल सब्जेक्ट, दैट ही विल सक्सीड ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई पर्सन नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूरी एक क्लॉज है। दैट ही विल सक्सीड जो पूरी क्लॉज है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ये पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट है तो या तो हम पूरी क्लॉज को सब्जेक्ट बनाएं, जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं, या फिर अब इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करें। ऐसी सिचुएशंस में जहां पर कोई फ्रेज या कोई क्लॉज हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज क्या करो। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने ही को सब्जेक्ट बना रखा है, होप वर्ब का पैसिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट ही को बना रखा है, यहां पर भी ही को बना रखा है, यहां पर भी ही को बना रखा है। अब आप अपने आप सोचो कि जब होप वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है ही नहीं, तो फिर वो पैसिव वॉइस में उस वर्ब का सब्जेक्ट कैसे बनेगा। किसी भी वर्ब की पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वही बनता है जो एक्टिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट रहा हो। तो अगर हम होप वर्ब को पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं और इसका सब्जेक्ट ही को बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस में ही जो होगा वो ऑब्जेक्ट रहा होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो ही है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो ये पूरी क्लॉज है, दैट ही विल सक्सीड। तो अगर ये पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट है और ही ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही को पैसिव में आपने सब्जेक्ट कैसे बनाया। तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत हो गए। ये रहा आंसर, इट इज होप्ड बाय हिज पेरेंट्स दैट ही विल सक्सीड। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, आंसर है सी। क्योंकि ही को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते बच्चे, ही हमारा जो है, ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें हमने लिखा लेट्स बाय सम फूड, ठीक है, बाय सम मोर फूड, कि कुछ और भी खाना खरीद लेते हैं। अब जब भी हम लेट्स लिखते हैं तो ये हमेशा सजेशन होता है, और पैसिव बनाया जाता है इट इज सजेस्टेड के साथ में। लेट सजेशन का जब हम देखो, एक चीज समझना, लेट सम मोर फूड बी बॉट, ठीक है, लेट समवन बाय सम मोर फूड, ये तो इलॉजिकल मीनिंग है, इनको तो हटा दो, ठीक है। इसमें तो कुछ पैसिव ही नहीं है, पहली बात, ये तो ऐसे ही गलत है। लेट सम मोर फूड बी बॉट जो है ये पैसिव है, लेकिन इसका यूज हम तब बनाते हैं, ये जो हमने लिखा ना लेट सम मोर फूड बी बॉट, इसका पता है ये पैसिव हम कब बनाते हैं। ये पैसिव हम बच्चे तब बनाते हैं जब हमारा एक्टिव सेंटेंस ये हो, बाय सम मोर फूड। अगर मान लो बाय, अगर ये हमारा एक्टिव सेंटेंस होता इंपेरेटिव में, बाय सम मोर फूड, तो हम उसका पैसिव ऐसे बनाते हैं, लेट सम मोर फूड बी व्हाट। लेकिन वो तो है नहीं, हमारा तो एक्टिव क्या है, लेट्स बाय सम मोर फूड, तो ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। इसमें ये पैसिव भी नहीं है, ये अभी भी एक्टिव है, बाय वर्ब अभी भी एक्टिव में लिखी हुई, तो ये भी गलत है। अब अगर हम ये लिख दें वी आर सजेस्टेड टू बाय सम मोर फूड, तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो वी आर सजेस्टेड हमने लिखा है ना, ये पैसिव वर्ब है, और इस पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट है वी। अच्छा, जो पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, डूअर कोई और होता है। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने लिखा है लेट्स बाय सम मोर फूड, लेट्स का मतलब आओ हम कुछ खाना खरीद लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है, ये सजेस्ट वी कर रहा है कि और खाना खरीद लें, कोई और नहीं कर रहा। अगर हम ऐसे लिख देंगे वी आर सजेस्टेड, तो इसका मतलब हमें सजेस्ट किया जाता है किसी और के द्वारा कि हम और ज्यादा खाना खरीद लें, हमें किसी और ने सजेस्ट नहीं किया, ये हमारा खुद का अपना सजेशन था। तो अगर हम वी आर सजेस्टेड लिख देंगे तो इसका मीनिंग उसके मीनिंग से बदल जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा किसी और ने हमें ऐसा सजेस्ट किया। तो लो, ये ऑप्शन भी गलत, तो आंसर हो गया ये, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड बाय सम मोर फूड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड बाय सम मोर फूड। तो सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि लेट्स के साथ में लिखे गए जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका पैसिव बनाते समय यूज किया करो लेट्स का, इसका इट इज सजेस्टेड का, ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड बाय सम मोर फूड। चलो एक क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिखता हूं इसी तरीके का, जो चेंज कर देना, लेट्स इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, इसी तरीके से बना दो, वॉइस चेंज कर दो जैसे ये हमने डिस्कस किया, लेट्स इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, लेट्स इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, इट इज सजेस्टेड, it is suggested that we should inform our parents, ठीक है, it is suggested that we should inform our parents। तो अपना ध्यान देना, लेट्स के साथ लिखे गए वो सेंटेंसेस का जब आप वॉइस चेंज करते हैं तो इट इज सजेस्टेड ऐसे लिखा करो, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें बच्चे,
विच कंट्री इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड? विच कंट्री इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड? बताओ भाई आंसर। कौन से देश को दुनिया में बेस्ट समझा जाता है? किस देश को दुनिया में बेस्ट समझा जाता है? अब हमने लिखा विच कंट्री इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, चलो पैसिव बना देंगे, लेकिन पैसिव बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लें क्या। देखो ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसमें विच कंट्री बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, इज कंसिडर्ड ऑलरेडी पैसिव वर्ब है। तो आप देखोगे यहां से विच कंट्री जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और कंसिडर्ड हमारी पैसिव वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो आपको ये वर्ब एक्टिव में लिखनी पड़ेगी। जब एक्टिव में लिखोगे तो जो अभी पैसिव में इसका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा विच कंट्री। तो हमें कंसीडर के साथ में एक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक मिनट, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो जो नया सब्जेक्ट लिखेंगे उससे पहले हेल्पिंग वर्ड लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नया सब्जेक्ट लिखा है दे, क्योंकि कंट्री तो सब्जेक्ट रहेगा नहीं ना, कंट्री तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव में सब्जेक्ट है तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट आपको अपना लिखना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट दे लिखा है, इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत। इसमें दे लिखा है, दे कंसीडर, ये इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं है, असर्टिव फॉर्म है, तो ये गलत। तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब इसमें देखें तो जो दे है उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ड लिख रखी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ड लिखा करो, इसमें हेल्पिंग वर्ड लिखी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन, विच कंट्री डू दे कंसीडर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ए ऑप्शन आंसर है। ए ऑप्शन आंसर है। देखो सारे बच्चे ध्यान से समझ ले, मैं समझा देता हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो ना तो ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। ये जो बच्चे हमने क्वेश्चन लिखा है ना, विच कंट्री इज कंसीडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो विच कंट्री जो है वो इज कंसीडर्ड वर्ब का सब्जेक्ट है, और इज कंसीडर्ड जो वर्ब है वो ऑलरेडी पैसिव है। अब क्या होता है, कई बार हमारे बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आता है एक्टिव से पैसिव बनाने का, ठीक है, कि एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आता है वॉइस चेंज करने के लिए। अगर क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो एक्टिव वॉइस की वर्ब में लिखा है तो उसका चेंज करके आपको पैसिव बनाना है, और पैसिव में लिखा है तो एक्टिव में बनाना है। तो कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पैसिव का पैसिव टिक मार के भागाते हैं, एक्टिव का एक्टिव टिक मार के भागाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में हम पढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव चेंज करना। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वॉइस एक्टिव होती है, एक्चुअली एक्टिव को ही पैसिव में चेंज किया जाता है। पैसिव ओरिजिनल वॉइस नहीं होती है, ओरिजिनल वॉइस एक्टिव होती है। तो जब हम वॉइस चेंज करना सीखते हैं तो हम एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीखते हैं। लेकिन पेपर में तो कैसा भी आ सकता है, पेपर में तो जो आता है उसमें सीधे लिखा होता है चेंज द वॉइस, एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव, मतलब जिस वॉइस में सेंटेंस लिखा गया उसका वॉइस चेंज कर दो। हालांकि ज्यादातर उसमें भी ऐसे ही होते हैं जिनको एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आए एक्टिव पैसिव के, तो 10 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिनमें एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ऑलरेडी पहले से ही पैसिव लिखा हो और आपको उसको एक्टिव में चेंज करना हो, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें वर्ब ऑलरेडी पैसिव है, पहले से ही पैसिव है, तो हमें पैसिव को एक्टिव बनाना है, पैसिव को एक्टिव बनाना है। तो इज कंसीडर्ड वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में उसका सब्जेक्ट जो है वो विच कंट्री है। तो जब आप इसे एक्टिव बनाओगे तो विच कंट्री जो भी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट को अपने पास से लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के तो एक्टिव वर्ब लिख नहीं पाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमने कोई सब्जेक्ट लिखा नहीं, इसमें कोई सब्जेक्ट लिखा नहीं, इसमें लिखा है दे लेकिन असर्टिव फॉर्म लिख दी, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। फिर ये जो दे हमने लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड लिखनी पड़ती है, इसमें हेल्पिंग वर्ड डू हमने लिख रखी है, इसमें हमने नहीं लिखी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन आंसर हो गया। मतलब कई बातें होती हैं छोटी छोटी जो हमें ध्यान रखनी होती है। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा एक काम करो, बस तुम लोग एक बात बता दो मुझे, जैसे ये हमने क्वेश्चन लिखा है इसमें द गेस्ट सब्जेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, फाउंड वर्ब है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, द गेस्ट फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट डिड द गेस्ट फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, द पर्सन और द एक्शन। यही यही यहीं पर गलती होने का स्कोप छुपा हुआ है, यही है वो मसला जो आपको समझ में आएगा तो गलती होने से बच जाएगी। हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे लिखा था गेस्ट फाउंड वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग, व्हाट डिड द गेस्ट फाउंड इंटरेस्टिंग, व्हाट डिड द गेस्ट फाइंड इंटरेस्टिंग, गेस्ट को क्या लगा इंटरेस्टिंग, द पर्सन और द एक्शन, तो आंसर है एक्शन, आंसर है एक्शन। द गेस्ट फाउंड सिंगिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, उनको सिंगिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग लगी। अब किसका सिंगिंग,
ये बताने के लिए हमने हर लिख दिया। तो जब आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो सिंगिंग है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जेरेंड है, वर्ब के एनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, और ये जो हर है वो इसका डिटरमिनर है। तो ये जो हर सिंगिंग है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्वाइट इंटरेस्टिंग जो है वो सिंगिंग का डिस्क्रिप्शन है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सो द गेस्ट फाउंड हर सिंगिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये हमारा इस तरीके का सेंटेंस है। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि इस सेंटेंस में जो हर सिंगिंग है ये एक नाउन फ्रेज है जिसमें सिंगिंग मेन नाउन है और हर उसका डिटरमिनर है, ठीक है। तो शी तो ऑब्जेक्ट है नहीं, शी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब हर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो शी को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि शी को सब सब्जेक्ट कब बना सकते हैं, जब हर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हर तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ये दोनों गलत। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सब्जेक्ट बना रखा है शी को। अगर हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट शी को बना रहे हैं तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट शी होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट हर नहीं है, ऑब्जेक्ट हर सिंगिंग है। तो ए ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन गलत। हर सिंगिंग वॉज फाउंड, अब देखो वही वाला डिफरेंस आ गया जो पहले वाला था। बाय द गेस्ट को क्वाइट इंटरेस्टिंग से पहले लिखें या बाय द गेस्ट को क्वाइट इंटरेस्टिंग के बाद में लिखें। तो ध्यान दो, हर सिंगिंग ऑब्जेक्ट है, क्वाइट इंटरेस्टिंग उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो जस्ट आफ्टर द वर्ब लिखना चाहिए, वो उसको तुरंत वर्ब के बाद लिखना चाहिए। वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं लिखना चाहिए अननेसेसरली। तो जो बाय द गेस्ट लिखा है ये गलत जगह पे लिखा हुआ, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन आंसर। तो ऑप्शन डी आंसर है। दे फाउंड मोहन अ गुड कार, दे फाउंड मोहन अ गुड पर्सन। चल, ये जो दो सेंटेंसेस हैं इनका वॉइस चेंज करो। दे फाउंड मोहन अ गुड कार, दे फाउंड मोहन अ गुड पर्सन। टेंस नहीं चेंज होता बेटा वॉइस में, हाँ ये सबको ध्यान रखना है। वॉइस में टेंस और मीनिंग दो चीजें नहीं चेंज होती। वॉइस में टेंस और मीनिंग में से कोई नहीं चेंज होता, ना टेंस ना मीनिंग। देखो ये जो दोनों सेंटेंसेस है ना, पहले हम सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, बाद में वॉइस चेंज कर देंगे। देखिए, दे सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है। दे फाउंड मोहन, उन्होंने मोहन को पाया। क्या पाया? अ गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति पाया। मतलब जब वो मोहन से मिले तो उन्होंने पाया कि मोहन तो अच्छा व्यक्ति है। तो जो मोहन है उसी को अच्छा व्यक्ति कहा जा रहा है, किसी और को नहीं। तो मोहन ऑब्जेक्ट है और अ गुड पर्सन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ जो मोहन सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है। अभी जो हमने अ गुड पर्सन लिखा ना, अ गुड कार सॉरी, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान लेंगे तो हमें मानना पड़ेगा मोहन और गुड कार एक ही चीज है। एक नहीं है, कार एक व्हीकल है, मोहन पर्सन है, तो ये सेम नहीं है। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हो गए। तो गुड कार भी ऑब्जेक्ट है, मोहन भी ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक्चुअल में डिटेल में समझा ले। इसमें होता क्या है कि जब हम किसी वर्ब के बाद में व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिख देते हैं ना, मतलब दो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, तो इनमें जो होम का रिप्लाई होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मोहन जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ गुड कार जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। अब इस सेंटेंस में क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही है, अ गुड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव ऐसे बनेगा, मोहन was found a good person by them। ये मोहन was found a good person by them। उसमें हम दो पैसिव बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर किसी वर्ब के साथ हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट लिख रखे हो तो उसके दो पैसिव बनते हैं बच्चे। तो उसका एक पैसिव तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, मोहन को पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं, मोहन was found a good car by them। दूसरा हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना ले, अ गुड कार was found for मोहन by them। ठीक। हालांकि आप लोग पहले से भी जानते हो, नहीं तो फिर से मैं बता दूं, ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है।
अगर ऑप्शन में ये वाला दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा, तो वो आंसर है। वो नहीं दे रखा, ये दे रखा, तो ये आंसर है। दोनों दे रखे हैं, लेकिन एक में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो गलत है, जो ग्रामेटिकली सही है वो आंसर है। लेकिन अब मान लें कि दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, तो उसको प्रेफर करना जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया। तो मतलब हम इसे प्रेफर करेंगे, उसे नहीं। ये भी अपना ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे, अ गुड कार वॉज फाउंड फॉर मोहन बाय देम। तो जब किसी वर्ब के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट लिखे हो बच्चे, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको प्रेफर करना होता है पैसिव बनाते समय। लेकिन प्रेफर करना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्ट के साथ हम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, बट हमें प्रेफर करना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इसके पीछे वजह ये होती है कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली रियल ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। चलो अगले पे आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स। द थीफ हैड ब्रोकन इन डैश अ फर्स्ट फ्लोर विंडो। जो ब्रेक इन होते हैं ना वर्ब, इसका मतलब होता है टू एंटर इलीगली और फोर्सफुली समवेयर। किसी जगह पर इलीगली या फोर्सफुली एंटर करना। द थीफ हैड ब्रोकन इन डैश अ फर्स्ट फ्लोर विंडो। द थीफ हैड ब्रोकन इन डैश अ फर्स्ट फ्लोर विंडो। देखो सारे बच्चे समझना, फ्रॉम जो होता है ना, ये ऑरिजिन की प्रेपोजिशन होती है। इसका हम करते हैं यूज ऑरिजिन या सोर्स के लिए, जहां से कोई चीज शुरू हुई हो। ठीक है, जहां से कोई चीज स्टार्ट हुई है वो ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम के साथ लिखा जाता है। ऑन का यूज जब हम स्पेस के लिए करते हैं तो ये बेसिकली स्पेस करता है सरफेस को। ठीक है, किसी ऐसी चीज को जिस पे कोई चीज डिपेंड करती हो, बेस को। थ्रू का यूज हम करते हैं मीन्स के लिए। मीन्स के लिए आज सुबह वाली तुम में से अगर कोई बच्चा होगा उस बैच में, तो उसमें ये बता भी रहा था कि थ्रू का मतलब गो वाया समथिंग, किसी एक चीज से होकर उसके पार गुजरना। ठीक है, और बाई का यूज हम करते हैं डूअर के साथ। फर्स्ट फ्लोर विंडो डूअर नहीं है। तो अब जब ये छोटी छोटी बातें हमें पता है, तो देखो डूअर तो विंडो है नहीं, तो ये गलत। विंडो कोई सोर्स ओरिजिन पॉइंट तो है नहीं जहां से कोई चीज शुरू हुई होगी, तो वो गलत। सरफेस या डिपेंड भी कोई चीज उस पर करनी हो, तो वो गलत। थ्रू, थ्रू का मतलब वाया समथिंग। ठीक, तो थ्रू जो प्रेपोजिशन होती है बच्चे, ये मीन्स की प्रेपोजिशन होती है। इसका यूज करते हैं हम ये बताने के लिए कि किसी चीज का यूज किया गया किसी दूसरे काम को परफॉर्म करने के लिए। तो यहां पे आंसर आएगा थ्रू। एक एग्जांपल से समझना, जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा, ऐसे ऐसे समझा देता हूं, देखो लिखना छोड़ो, ऐसे समझ। चलो यहां तो कोई नहीं है ऐसा, ठीक है, बनाने पड़ेगा। मान लो कोई एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, पता नहीं ऐसे कुछ है, ठीक है, कोई 3 डायमेंशनल मान लो स्पेस है। ठीक है, कोई चीज इसके अंदर रखी हुई है, तो जो इसके अंदर रखी हुई चीज है वो है इन। ठीक है, कोई चीज इसके बाहर रखी हुई है, तो जो बाहर रखी गई चीज है वो है आउट साइड। ठीक है, अब कोई चीज ऐसी है जो इसके बाहर से अंदर गई है, सी, तो इसकी प्रेपोजिशन हो गई इनटू। कोई चीज ऐसी है जो अंदर से बाहर आ गई है, तो उसकी प्रेपोजिशन हो गई आउट ऑफ। कोई चीज ऐसी है जो एक साइड से एंटर होकर दूसरी साइड निकल गई, तो उसकी डी, तो उसकी प्रेपोजिशन हो गई थ्रू। तो थ्रू का मतलब फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, मतलब गो वाया समथिंग। ब्रोक इन का मतलब होता है बच्चे सेंधमारी करना, किसी घर में चोरी करने के पर्पज से या इलीगली एंट्री करना, उसको कहते हैं ब्रेक इन। फ्रेजल वर्ब होती है। ब्रेक इन का मतलब होता है टू एंटर समवेयर इलीगली और फोर्सफुली। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे आंसर आप लिखो थ्रू। द थीफ हैड ब्रोकन इन डैश ऑफ फर्स्ट फ्लोर विंडो। तो थ्रू का मतलब के द्वारा, मतलब विंडो जो थी वो एक मीन्स हो गई, वो विंडो के उस तरफ था बाहर की साइड, और वो विंडो से होता हुआ अंदर चला गया। ठीक है, तो ये थ्रू हो गया। द ट्रीज डैश द रोड हैड बिग ग्रीन लीव्स ऑन बिटवीन नियर अलोंग। बेटा ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों से मीनिंग भी कन्वे करते हैं। चलो अब देखो, यहां पे ऑप्शन दिए ऑन, बिटवीन, नियर, अलोंग। सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन गलत होगा वो है बिटवीन। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हम इतना श्योर होके कैसे कह सकते हैं कि बिटवीन गलत ही होगा? क्या पता रोड के बीच में लगे हो, मतलब कई ऐसा भी तो होता है कई बार, जैसे कोई रोड है, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर पे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम इतना श्योर होके कैसे कह सकते हैं कि बिटवीन गलत ही है? कोई भी बच्चा बताए कि बिटवीन गलत ही होगा, इसके पीछे वजह क्या है? हम कैसे इतना श्योर होके कह सकते हैं? क्या पता मान लो
मान लो कोई रोड हो, ठीक है, और रोड के बीच में डिवाइडर हो, तो हम बिटवीन क्यों नहीं यूज कर सकते बताओ? हाँ, रोड्स नहीं है इसलिए, क्योंकि बिटवीन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। बिटवीन जब भी हम प्रेपोजिशन लिखते हैं तो बिटवीन का यूज दो के लिए किया जाता है, तो जब भी हम बिटवीन यूज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, रोड सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है। सिंगुलर नाउन जो होता है वो बिटवीन या अमंग प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक। तो यहाँ पे बिटवीन तो इसलिए गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ऑन, नियर, अलोंग। ऑन का यूज हम करते हैं किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए, कोई चीज जो है उसकी पोजीशन जो है वो अटैच टू समथिंग है, किसी चीज से अटैच्ड है। जैसे माई कॉलेज इज ऑन द रोड, ठीक है, द विलेज इज ऑन द रोड, तो जो रोड पर ही है, रोड से हटके नहीं है, इसलिए करते हैं। खैर, ट्रीज को लेकर हम वो सिचुएशन भी नहीं कहेंगे ऑन द, ठीक है, रोड। अब हमारे पास बचा नियर और अलोंग। तो देखो, जो भी लाइन लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइन लाइक, जैसे मान लो कोई रोड हो गया, ठीक है, कोई रिवर हो गई, कोई आपका बीच हो गया, ठीक। तो किसी भी लाइन लाइक ऑब्जेक्ट की जो पैरेलल पोजीशन या पैरेलल मोशन होता है, पैरेलल पोजीशन या पैरेलल मोशन, उसके लिए हम अलोंग प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो अलोंग प्रेपोजिशन का यूज हम बेसिकली करते हैं पैरेलल पोजीशन या मोशन शो करने के लिए, कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के पैरेलली एग्जिस्ट कर रही है साथ ही साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अलोंग। अब एक चीज बात है कि नियर क्यों नहीं लिख रहे भाई? नियर में क्या दिक्कत है? जब हम नियर लिखेंगे तो हमें रेफरेंस देना पड़ेगा दूसरे ट्रीज का भी। अगर हम ये लिख दें द ट्रीज नियर द रोड, तो द ट्रीज नियर द रोड का मतलब ये हो गया कि वो ट्रीज जो रोड के पास हैं। तो इसका मतलब कोई ऐसे भी ट्रीज होंगे जो रोड से दूर होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई रेफरेंस ऐसे ट्रीज का दे नहीं रखा, तो इसीलिए हम नियर भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अलोंग। द ट्रीज अलोंग द रोड हैड बिग ग्रीन लीव्स, कि जो रोड के साइड साथ में, ठीक है, ट्रीज थे, वो सब, उनमें सब में ग्रीन लीव्स थे। तो कोई भी चीज जो है उसके पैरेलल पोजीशन या उसके पैरेलल मोशन हो रहा है तो उसके लिए प्रेपोजिशन अलोंग यूज करेंगे। अभी जो पैरेलल मोशन है, पोजीशन वाली बात मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसको जरा एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द सोल्जर्स, ये पेपर में आया क्वेश्चन है, मार्च्ड डैश द रोड। बताओ इस पे क्या लिखे? द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द रोड। इस ब्लैंक को फिल करना है, और उस ब्लैंक को फिल करने के लिए हम क्या ऑप्शन यूज करें? द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द रोड। अब देखो, पता है क्या, यहां पे समझना, मान लो कोई रोड है बच्चों, ठीक है, और सोल्जर्स हैं, वो रोड पर ही मार्च कर रहे हैं, रोड पर ही चल रहे हैं, जैसे रोड घूम रहा है मुड़ रहा है तो वैसे वो भी घूम रहे हैं मुड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो मोशन है, मार्च जो है ना, वर्ब ऑफ मोशन है, तो उनका जो मोशन है वो रोड के पैरेलल है। तो ऐसे सिचुएशन में तो हम लिखेंगे अलोंग द रोड, ठीक है। लेकिन मान लो सोल्जर्स को कहीं जाना है और वो जा रहे हैं, रास्ते में कोई रोड आया, ठीक है, तो वो रोड को पार कर गए। जैसे सोल्जर्स हैं, उनको मान लो कहीं जाना है, बीच में कोई रोड आ गया तो रोड को पार करके उस साइड चले गए। तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखेंगे अक्रॉस, ठीक। तो अगर हम अलोंग लिख रहे हैं और अक्रॉस लिख रहे हैं तो इनमें डिफरेंस समझना है। अलोंग द रोड का मतलब हो गया कि रोड के साथ साथ, जैसे जैसे रोड आगे बढ़ रहा है मुड़ रहा है वैसे वो भी, तो ये पैरेलल मोशन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा ना हो, सोल्जर्स कहीं जा रहे हैं, बीच में कोई रोड आया और उस रोड को उन्होंने पार कर लिया, तो उस सिचुएशन में हम अक्रॉस भी लिख सकते हैं, द सोल्जर्स मार्च्ड अक्रॉस द रोड। अगले पे आ जाओ। It was reported that the demand as the product showed no sign of abatement. The demand of for in with. It was reported that the demand as the product showed no sign of abatement. खैर देखो, एक काम करें, इसमें इन और विद तो आना नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं। ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि बच्चों का ए और बी कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। ए और बी को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखता हूँ, जरा समझ लेना। मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको इन एग्जांपल्स की मदद से समझना। द फैमिली did not demand dash
द फैमिली डिड नॉट डिमांड डैश compensation. The demand dash the family was rejected. They have made a demand dash compensation. ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे ना बच्चों, एक बार इनमें ब्लैंक्स फिल करो, पढ़ो, पढ़कर इनमें क्या डिफरेंस है वो समझो, और फिर उसके बाद में सारे बच्चे ब्लैंक्स फिल करो। चलो सभी लोग जल्दी से करेंगे, 20-30 सेकंड में। तुम लोगों ने ट्राई कर लिया, जो भी दिमाग लगाना था। अब जरा जो मैं कह रहा हूं उस पर भी ध्यान से सुनने एक बार। ये जो डिमांड वर्ड है बेटा, ध्यान से देखो, ये नाउन है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, ठीक है। और ये जो डिमांड है ये भी नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो ये वाला डिमांड जो है वो मेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए नाउन है। ये वाला डिमांड जो है वो इस वॉज रिजेक्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए नाउन है, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस में जो डिमांड वर्ड हमने यूज किया वो नाउन है। यहाँ पे जो डिमांड है आप ध्यान से देखिए वो वर्ब है, इसके साथ ही डिडंट हेल्पिंग और लिखे ना तो वर्ब है। आप ध्यान रखेंगे डिमांड एज अ वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके साथ में प्रीपोजिशन मत लिखा करो, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिखा करो। तो यहां पर आपको सीधे लिखना चाहिए द फैमिली डिडंट डिमांड कॉम्पनसेशन, बस, कोई फॉर वगैरह कुछ नहीं, उसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। सीधे ऐसे लिखो द फैमिली डिड नॉट डिमांड कॉम्पनसेशन, फैमिली ने कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं की। तो डिमांड ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखनी है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। जब वर्ब हो तब, तो यहां पर ये डिमांड वर्ड वर्ब था, इनमें ये नाउन है। जब डिमांड नाउन होता है तब हम इसके साथ में लिखते हैं या तो ऑफ प्रेपोजिशन या फॉर प्रेपोजिशन। ऑफ प्रेपोजिशन हम लिखते हैं तब जब हमें बताना हो कि डिमांड किसने की, द डिमांड ऑफ द फैमिली, ठीक है। अब डिमांड किस चीज की गई ये बताना होता है तो हम लिखते हैं फॉर। तो यहाँ पे ऑफ आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। तो सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि जो डिमांड नाउन है इसके साथ में हम ऑफ या फॉर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन तब हम लिखते हैं जब हमें बताना हो कि डिमांड किसने की, द डिमांड ऑफ द कमिटी, द डिमांड ऑफ द किड। और डिमांड फॉर का मतलब किस चीज के लिए डिमांड की गई, द डिमांड फॉर मनी, ठीक है, द डिमांड फॉर प्रोटेक्शन, द डिमांड फॉर सिक्योरिटी, कुछ भी। तो यहां पे ध्यान देना डिमांड एज अ वर्ब ट्रांसिटिव होती है, इसके बाद में प्रेपोजिशन मत लिखा करो, ठीक है। जब डिमांड नाउन होता है तब इसके बाद में ऑफ और फॉर प्रेपोजिशन आती है, तब ऑफ आएगा या फॉर आएगा ये आपको डिसाइड करने के लिए मैंने समझा दिया कि अगर आप डिमांड के बाद में उसे लिख रहे हो जिसने डिमांड की है तो ऑफ लिखना, अगर आप लिख रहे हो किस चीज के लिए डिमांड की गई है तो फॉर लिखना, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे जाओ। इट वॉज रिपोर्टेड दैट द डिमांड एज द प्रोडक्ट, अब जो प्रोडक्ट है वो तो डिमांड नहीं करेगा, डिमांड प्रोडक्ट की गई होगी, तो अगर डिमांड की प्रोडक्ट की गई होगी तो ऑफ सही है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड की गई होगी तो फॉर सही है, ऑफ गलत है। तो आंसर क्या है, इट वॉज रिपोर्टेड दैट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट शोड नो साइन ऑफ अबेटमेंट। Such an approach accords dash the principles of socialist ideology. Such an approach accords dash the principles of socialist ideology. एक तो अकॉर्ड का मतलब होता है कोई चीज किसी को देना, ठीक है, तब हम उसके साथ में प्रेपोजिशन लिखते हैं टू। दे अकॉर्डेड देयर कंसेंट टू हिम, दे अकॉर्डेड देयर कंसेंट टू हिम, ठीक है। तो अगर अकॉर्ड का मतलब कोई चीज किसी को देना हो तो जिसको हमने कोई चीज दी है ना उसके साथ में टू प्रेपोजिशन आ जाएगी, ठीक है। और एक अकॉर्ड का मतलब होता है किसी के साथ एग्री करना, किसी के जैसा होना। हिज बिहेवियर, क्यों अकॉर्ड्स, लेने को नहीं देने को कह रहे होंगे, अकॉर्ड्स विद हिज जॉब। चलो मैं आ गया। तो अकॉर्ड का मतलब हो अगर किसी चीज के जैसा होना,
मतलब अकॉर्डिंग टू होता है ना, जैसे कि अनुसार होना, तो हम प्रीपोजिशन लिखते हैं विद। तो आपको ध्यान में रखना है कि अकॉर्ड के साथ में हम या तो विद या टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है अकॉर्ड के मीनिंग पे। ठीक है, अकॉर्ड का मतलब सहमत होना, सिमिलर होना, किसी के जैसा होना, तब हम प्रीपोजिशन लिखते हैं विद। लेकिन अगर अकॉर्ड का मतलब वो किसी को कोई चीज देना, जनरली सहमति वगैरह के सेंस में इसका यूज किया जाता है, तब हम प्रीपोजिशन लिखते हैं टू। तो अकॉर्ड के साथ में या तो टू या विद प्रीपोजिशन यूज होती है। तो जो बाई और इनटू लिखा है तो गलत है। अब अपना सेंटेंस देखो, सच एन अप्रोच अकॉर्ड्स दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस तरीके की जो अप्रोच है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उनके अकॉर्डिंग है, उनके समान है, ठीक है, उनके अनुसार है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रीपोजिशन आएगी विद। तो जो अकॉर्ड वर्ड है इसके साथ में हम विद और टू दोनों प्रीपोजिशन लिखते हैं, आगे से आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, एनवायरमेंटल ग्रुप्स प्लान टू स्टेज अ प्रोटेस्ट दैट्स द कॉन्फ्रेंस। जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं उन्होंने प्लान किया है, क्या प्लान किया है? टू स्टेज अ प्रोटेस्ट, विरोध करने का, किस चीज, कहां पर? डैश द कॉन्फ्रेंस। बताओ इसमें क्या है? एनवायरमेंटल ग्रुप्स प्लान टू स्टेज अ प्रोटेस्ट डैश द कॉन्फ्रेंस। जब कॉन्फ्रेंस सिंगुलर है तो बिटवीन नहीं आ सकते, तो हटा दो, ठीक है। अच्छा, इन भी नहीं आएगा, इन भी कॉन्फ्रेंस का नहीं यूज होता। अब हमें ध्यान में रखना है कि जैसे यहां समझे, जैसे पार्टी है, क्लास है, वेबिनार है, सेमिनार है, ठीक है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, एटसेट्रा। इस तरीके की जो गैदरिंग्स होती हैं उनके साथ हम प्रेपोजिशन लिखते हैं एट, ठीक है। तो सारे बच्चों को पहले ये समझना है कि जैसे पार्टी है, क्लास है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, एटसेट्रा, तो इनके साथ हम प्रेपोजिशन लिखते हैं एट। आई एम एट अ मीटिंग, कि मैं तो एक मीटिंग में हूं, ठीक है। आई एम एट माई क्लास, मैं क्लास में हूं, पढ़ रहा हूं। तो जो गैदरिंग्स होती हैं जहां पर लोग एक पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो वो गैदरिंग से एक तरीके से मीटिंग पॉइंट होती हैं, जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, मीट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तो हम उनके साथ में एट लिखते हैं। आई एम एट अ वर्कशॉप, ठीक है, आई एम एट अ सेमिनार, इस तरीके से। तो अगर मान लो आप किसी ऐसी गैदरिंग में शामिल हो, आप वहां पे जा रहे हो और आप भी उस गैदरिंग का पार्ट हो, तो यू विल यूज प्रीपोजिशन एट। आई एम एट द वर्कशॉप, ठीक। अब एक चीज मुझे सोचकर बताओ कि ये जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्लान किया है कि वो प्रोटेस्ट स्टेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्रेंस में होंगे तो फिर अलग से प्रोटेस्ट कैसे स्टेज कर पाएंगे, और अगर अलग से ये प्रोटेस्ट स्टेज कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग अलग होंगे, और जिस समय कॉन्फ्रेंस हो रही होगी उस समय ये लोग अपना ऊधम काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एड प्रीपोजिशन इनके लिए नहीं आएगी, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, दे आर नॉट इनवाइटेड देयर, हेंस ड्यूरिंग। अब ये कुछ बच्चे ना सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, एक बार आ जाओ, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिछली क्लास में सेंटेंस अरेंजमेंट किया था हमने? नहीं, शायद पिछले में नहीं था ना। आ जाओ, ये सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, कैसे करने तुम सबको पता है। हिंट ढूंढना है और उस हिंट के बेसिस पर ऑप्शंस में से जाके आंसर ढूंढना है। तो पहले एकदम से जल्दी से पढ़ना है सारे पार्ट्स को, सारे पार्ट्स को पढ़ने के बाद में फिर हमें उनमें हिंट्स ढूंढने हैं, ठीक है, कि कोई एक ऐसा हमें हिंट मिले जिससे कि हम डेफिनेटली ये कह पाए कि ये वाला पार्ट इसके बाद आएगा, ये वाला पार्ट इससे पहले आएगा, ठीक है। अब फिर उस हिंट को जाके हमें ऑप्शंस में टैली करना है, मतलब 3 पार्ट में काम करना है। पहला पार्ट क्या है? रीड, ठीक है, क्विकली। दूसरा पार्ट क्या है? फाइंड अ हिंट, कि एक हिंट ढूंढो जल्दी से, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है? टैली द हिंट, वो जो हिंट ढूंढा है उसको ऑप्शंस में जाके टैली करो किस ऑप्शन में वो हिंट है, ठीक है। तो ये ऐसे हमें करना है। चलो, तो आज पढ़ लेते हैं, मैं तो पढ़े ही नहीं। It is very easy to acquire bad habits if we do not continue to do it. We feel unhappy. The more we do a thing, the more we tend to like doing it. The force of habit should be fought against.
This is called the force of habit. Even good things should be done from time to time only. Q के बाद में P आएगा, देखो, ठीक है, Q के बाद में P आएगा। Q के बाद में P एक ही ऑप्शन में दे रखा है। देखो Q पार्ट में क्या लिखा, द मोर वी डू अ थिंग, जितना ज्यादा हम कोई काम करते हैं, द मोर वी टेंड टू लाइक डूइंग इट, उतना ही हमें फिर वो पसंद आने लगता है। इफ वी डू नॉट कंटिन्यू टू डू इट, और अगर हम इसको करना बंद कर दें, ऐसा ना करें, वी फील अनहैप्पी, तो हम मतलब उदास हो जाते हैं। तो वो जो हमने इफ वाली कंडीशन लिखी ना, वो कंडीशन इस क्यू पार्ट में लिखे गए पार्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो क्यू के बाद में पी आ जाएगा, क्यू के बाद में पी आ जाएगा तो आंसर हो गया। फिर उसके बाद में एस आर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ हैबिट, ठीक है, द फोर्स ऑफ हैबिट शुड बी फॉट अगेंस्ट। तो पहले ना हिंट ढूंढा करो, और उन हिंट्स को जैसे मिल जाए, अब जैसे इसमें हमें एक हिंट मिला और उस एक हिंट को हमने देखा कि एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वही ऑप्शन हमने टिक मार दिया, हो गया। अगला देखो, नो वन कैन डिनाई दैट पीजेंट, पीजेंट का मतलब बच्चे फार्मर होता है, ठीक है, पीजेंट का मतलब फार्मर। Nobody can deny that peasant forms the backbone of the nation, hence he is the most useful member of the society. Yet this fellow is exploited by the rich. He grows food for the whole country. It is our duty to improve his lot. We should grant him the social status he deserves. चल बढ़िया। R के बाद में P आएगा, ठीक है। R पार्ट में लिखा he grows food for the whole country. पूरे देश के लिए किसान जो है वो अन्न पैदा करता है। Hence he is the most useful member of the society. इसीलिए वो सोसाइटी का सबसे यूजफुल मेंबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब आर के बाद में पी आएगा। अब हम देख रहे हैं दो ऑप्शन ऐसे जिनमें आर के बाद में पी दे रखा है, एक में शुरुआत आर से हो रही है, एक में शुरुआत एस से हो रही है। तो हमें बस ये देखना है कि हम एस से शुरुआत कर सकते हैं, इट इज आवर ड्यूटी टू इंप्रूव हिज लॉट, नहीं इससे नहीं कर सकते। तो पहले लिखा नो वन कैन डिनाई दैट पीजेंट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द नेशन, कोई भी पर्सन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो किसान होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है। क्यों होता है वो आगे बताया गया, ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री, क्योंकि वो पूरे देश के लिए अनाज पैदा करता है। फिर उसके बाद में इसीलिए वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिला के ए ऑप्शन है, ठीक है, ये भी हो गया। अगला देखिए, द क्राउड स्वेल्ड अराउंड द थीफ, स्वेल्ड का मतलब जमा हो जाना बड़ी संख्या में कहीं पे, ठीक है। सडनली ही विप्ड आउट अ नाइफ फ्रॉम अंडर द शर्ट, अचानक से उसने शर्ट के नीचे से एक चाकू निकाला, ठीक है। The thief stood quiet, his head hung in shame. जो चोर था वो शांत खड़ा रहा और उसका सर जो था शर्म से झुका हुआ था। The two young men holding him were scared by the sight of the shining knife. और जो दो यंग मैन थे जिन्होंने उसे पकड़ रखा था वो डर गए। कैसे डर गए? By the sight of the shining knife. चमकता चाकू देखकर वो डर गए। They took to their heels. वो भाग गए, ठीक है। They were followed by the crowd which left the thief alone. और they were followed by the crowd का मतलब, और उनके साथ में जो भीड़ थी वो भी भाग गई। Which left the thief alone, जिससे कि चोर था वो अकेला रह गया, मतलब सारे लोग उसको छोड़ के भाग गए, जितनी भीड़ इकट्ठी थी चाकू देखते सब भाग गए। अब इसमें आप देखोगे तो क्या हो गया, क्या सीक्वेंस मिलेगा कि जो पी पार्ट है उसके बाद में आर आएगा, ठीक है। सडनली ही whipped out a knife from under the shirt, अचानक से उसने चाकू निकाला तो जो दो लोग थे उसे पकड़े हुए चोर को, उन चाकू देखते हुए एकदम से डर गए। तो पी के बाद में आर आएगा। हम देखें कितने ऑप्शन है जिनमें पी के बाद में आर दे रखा है, ठीक है। एक है बी ऑप्शन और एक है ए ऑप्शन। एक में क्यू से शुरुआत है, एक में एस से शुरुआत है। अब हमें देखना है कि एस से हम शुरुआत कर सकते हैं, तो आंसर है एस से शुरुआत नहीं कर सकते। एस में लिखा दे टुक टू देयर हिल्स, कि वो भाग गए। भागे तो बाद में, पहले चाकू देखा, पहले तो बाकी काम हुआ। तो ए ऑप्शन आंसर है। James Watt used the power of steam to drive machines. With petrol engines, people were able to build motor cars and aeroplanes. Then many years later, the petrol engine was invented. These provided quicker means of traveling. His invention was used later by other clever men to give us the railway engine. The jet engine is relatively more recent. चलो ध्यान से देखो, SQP एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। एस में लिखा हुआ है His invention was used later by other clever men to give us the railway engine, ठीक है, आ गया। फिर क्यों आएगा? Then many years later, फिर उसके कई साल बाद the petrol engine was invented, फिर उसका पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। With petrol engines, people were able to build motor cars and aeroplanes. फिर लोगों ने क्या किया, मोटर कार और एरोप्लेन्स भी बना लिए, ठीक। तो SQP एक सीक्वेंस बन रहा है। अब हम देखें SQP सीक्वेंस कहाँ है, इसमें तो है नहीं SQP,
इसमें भी नहीं है SQP, इसमें भी नहीं है SQP, इसमें है SQP, ये आंसर। अ बॉय ट्राई टू डिस्कवर हाउ वास्प्स, ततैया, वास्प जो होती है ततैया, द एंटमैन एंड वास्प जो है वो मूवी भी है। अ बॉय ट्राई टू डिस्कवर हाउ वास्प फाइंड देयर वे होम, ही कैरिड देम 2 miles अवे एंड लेट देम गो। वो उन्हें 2 माइल तक दूर लेकर गया, फिर उसने उन्हें छोड़ दिया, मतलब 3-3.5 किलोमीटर दूर लेके गया, फिर उसने वहां पे ततैयों को छोड़ दिया। फर्स्ट ही मार्क्ड ईच ऑफ अ नंबर ऑफ वास्प विद अ व्हाइट स्पॉट, उसने हर एक जो वास्प थी उसके ऊपर एक व्हाइट स्पॉट लगा दिया, निशानी लगा दी। He then put them into a paper box, फिर उसने उन्हें एक पेपर बॉक्स में रखा। To do this he carried out a test on them, ऐसा करने के लिए उसने उनके ऊपर एक टेस्ट किया। These wasps flew straight home, और ये वास्प जो थे वो सीधे घर पे आ गए। S जो है वो शुरू में आएगा और P लास्ट में आएगा। तो मतलब जो भी हमारा सीक्वेंस बनेगा ना उसमें S फर्स्ट में आएगा और P लास्ट में आएगा, ठीक है। शुरुआत S से होगी, एंड P से होगा। तो अब देखें कितने ऑप्शन है, जैसे इसमें, ठीक है, 2 ऑप्शन है जिनमें S से शुरुआत हो रही है और P से एंड हो रहा है। अब हमें ये देखना है S के बाद में R लिखना है, ठीक है, Q लिखना है, ठीक है। टू डू दिस कैरिड आउट अ टेस्ट ऑन देम, अब इसके बाद हम क्या लिखें, Q लिखें, फर्स्ट ही मार्क्ड ईच ऑफ देम, या R लिखें, ही देन पुट देम इनटू अ बॉक्स। Q आएगा पहले, लिखा हुआ अभी फर्स्ट, तो जब टेस्ट किया तो टेस्ट में उसने सबसे पहले उनके ऊपर निशान लगाया, तो Q आएगा पहले, Q आएगा पहले, तो ये आंसर बी ऑप्शन आंसर है बच्चों, बी ऑप्शन आंसर है। देखो क्या लिखा है इस पार्ट में, टू डू दिस ही कैरिड आउट अ टेस्ट ऑन देम, ऐसा करने के लिए उसने उनके ऊपर एक टेस्ट किया। टेस्ट में क्या किया, सबसे पहले उसने फर्स्ट, क्यू पार्ट ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो क्या लिखा, फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब सबसे पहले, सबसे पहले उसने उनके ऊपर एक निशान लगाया, जिससे पता चल पाए कि ये वही वाली वास्प्स हैं जिन पे मैंने टेस्ट किया था। तो उसके व्हाइट स्पॉट का एक उसने निशान लगाया। फिर क्या किया, ही देन पुट देम इनटू अ पेपर बॉक्स, फिर उन्हें उसने एक पेपर बॉक्स में रखा, ठीक। फिर क्या किया, ही कैरिड देम 2 miles अवे एंड लेट देम गो, 2 मील दूर उन्हें ले गया, फिर उसने वहां से उन्हें छोड़ दिया, ठीक। तो जो एस है ना उसके बाद में बच्चे क्यू आएगा, एस के बाद में आर नहीं आएगा, पहले क्यू आएगा, तो क्यू आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया।